वैज्ञानिकों के खुलासे ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा जो ब्रह्मांड है, जो अनंत है, वो सिकुड़ने लगा है। क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि बिग बैंग के बाद लगातार अब तक ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह जो खुलासा हुआ है वो किस आधार पर किया है? तो दरअसल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि पहले जितनी आकाशगंगाएं थी वो अब कम हो गई हैं, और यही आधार है वैज्ञानिकों का, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि शायद ब्रह्मांड हमारा सिकुड़ने लगा है। लेकिन जब एक और शोध हुआ तो उसमें भी बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए, और उस खुलासे ने ये बता दिया कि आखिरकार ये आकाशगंगाएं क्यों कम हो रही है, और दरअसल हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं और किस आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये आकाशगंगाएं कम हो गई हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज बात होगी उन अनंत आकाश गंगाओं की जिसके बारे में अब वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उसकी संख्या कम हो गई। तो क्या जिस तरीके से उसकी संख्या कम हुई है उससे ये अंदाजा लगाया जाए, ये अनुमान लगाया जाए कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी छोटा हो गया है? तो इस पूरे रहस्य को हम 3 चरणों में समझेंगे। पहली बात यह कि आकाशगंगा की संख्या कितनी है, दूसरी बात यह कि आकाशगंगा क्यों कम हो रहे हैं, और तीसरा चरण यह होगा कि क्या वाकई ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है अगर आकाशगंगा की संख्या कम हो रही है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिन आकाशगंगाओं की बात कर रहा हूं वो हमारे मिल्की वे से परे हैं, यानी हमारी जो आकाशगंगा है उसके बाहर जो आकाशगंगाएं मौजूद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आकाशगंगा होता क्या है तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आम तौर पर लोगों को पता है कि आकाशगंगा क्या है, हमारा मिल्की वे क्या है, लेकिन संक्षिप्त शुरुआत करते हैं इससे। तो ये जो आकाशगंगा होता है वो गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हालांकि इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का डेफिनेशन भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन अभी केवल समझने के लिए मैं बता दूं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये तमाम जो अरबों सितारे हैं, धूल, गैस जो भी है वो बंधा होता है, और ये पूरा मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। और ये आकाश गंगा इतनी विशाल होती हैं कि अरबों अरब किलोमीटर तक फैली होती हैं। और अगर इस आकाशगंगा को और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिल्की वे को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही मिल्की वे है, यही वो आकाशगंगा है जहां पर हमारा पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है, हमारी पृथ्वी मौजूद है, और हमारे सूरज की तरह से अरबों सितारे इस आकाशगंगा में मौजूद हैं, और अरबों सोलर सिस्टम इस आकाशगंगा में मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसके साथ जो 7 और ग्रह हैं वो जिस तरीके से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से सूर्य भी मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि हम रात के आकाश की ओर जब देखते हैं तो जिन तारों को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वे सभी मिल्की वे का हिस्सा हैं। अगर आप कभी एक साफ अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे हो तो आपने तारों की एक पतली पट्टी और आकाश में फैले प्रकाश को देखा होगा। ये हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है जिसे अंदर बाहर देखा जा सकता है। हम एक पतली रेखा देखते हैं क्योंकि हमारी आकाशगंगा एक पतली डिस्क के आकार की है और हम डिस्क के किनारे को देख रहे होते हैं।
और अगर हम इस डिस्क के केंद्र की बात करें, अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमें एक उजला क्षेत्र दिखाई देता है जिसे गांगेय कोर कहा जाता है। कोर में सितारे एक साथ बहुत करीब समूहीकृत होते हैं और एक आकृति बनाते हैं जो एक गेंद की तरह दिखती है, जो डिस्क के ऊपर और नीचे से बाहर निकलती है। और अगर हम अपने आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे को बिल्कुल समग्र तौर पर देखें तो हम इसमें एक चमकीले कोर को देख पाएंगे जो लाल पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ तारे ठंडे हैं और उस कोर से घुमावदार कई सर्पिल भुजाएं होती हैं जिनका रंग नीला होगा, क्योंकि उनमें अधिक गर्म तारे हैं। मिल्की वे थोड़ा थोड़ा भंवर की तरह दिखाई देता है। और अब बात करते हैं उन आकाश गंगाओं की जो हमारे मिल्की वे से परे हैं। और वैज्ञानिकों ने जो बताया वो ये है कि हमारे मिल्की वे में सर्पिल भुजाएं हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो हमें इसके जैसी बहुत सी अन्य आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। और अधिकांश अन्य जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, जो हमारे मिल्की वे के समान हैं और वो पतली डिस्क की तरह हैं और उस डिस्क में घुमावदार सर्पिल भुजाएं भी हैं, हम इन्हें सर्पिल आकाश गंगा कह सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो ऐसी ही होती हैं, बल्कि ब्रह्मांड में हम जो कुछ और गैलेक्सीज देखते हैं वो अंडाकार प्रकाश पुंज जैसी दिखती है, जो बास्केटबॉल और रग्बी बॉल के आकार के बीच की होती है। और ऐसी भी कई गैलेक्सीज हैं जिनका कोई विशेष आकार नहीं होता है, ये बिल्कुल इर्रेगुलर गैलेक्सीज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं मौजूद हैं, कुल कितने गैलेक्सीज हैं। तो इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और बहुत ही पड़ाव से होकर गुजरे, तो उन्हें पता चल सका कि वाकई हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। क्योंकि कई आकाश गंगाएं इतनी धुंधली या छोटी हैं कि हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप्स मौजूद हैं, चाहे हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें या हबल टेलीस्कोप की बात करें, तो उनसे भी हम ऐसी आकाश गंगाओं को देख नहीं सकते। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम करने का एक बेहद क्लेवर वे निकाला और वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को 11 दिन 8 घंटों के लिए आकाश के एक छोटे से टुकड़े पर फोकस कर दिया। और हबल टेलीस्कोप से मिले डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों को यह पता चला कि उस छोटे से आकाश के टुकड़े में भी 10,000 से ज्यादा अलग अलग तरीके के गैलेक्सीज मौजूद थे। इसी संख्या को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने पूरे आकाश में मौजूद आकाश गंगाओं की संख्या का अनुमान लगाया और ये आंकड़ा था लगभग 100 से 200 अरब गैलेक्सीज का। अब यहां सवाल ये उठ रहा था कि जिस तरीके से हमने अनुमान लगाया है 100 से 200 अरब गैलेक्सीज का जो कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो हम ये कैसे दावा कर रहे हैं या वैज्ञानिक ये कैसे दावा कर रहे हैं कि गैलेक्सीज की संख्या कम हो गई है, जबकि अभी तक हम ठोस तरीके से अनुमान ही नहीं लगा पाए हैं कि एग्जैक्टली कितने गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो दरअसल वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया था उसी अनुमान के आधार पर उन्होंने दूसरा अनुमान लगाया कि जिस तरीके से पहले गैलेक्सीज की संख्या मिली थी, अब उतने गैलेक्सीज वाकई दिख नहीं रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे गैलेक्सीज हैं जो खत्म हो चुके हैं। तो क्या ये ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है? क्या आकार कम हो रहा है? क्योंकि गैलेक्सीज कम हो रहे हैं तो हो सकता है कि ब्रह्मांड की सीमाएं भी सिकुड़ रही हो। लेकिन जो ताजा रिसर्च हुआ है उसमें ऐसा कहा गया है कि इसके दो आधार हैं। पहली वजह यह है
कि ये जो गैलेक्सीज हैं वो आपस में टकराते हैं और एक दूसरे में विलय करके एक नई गैलेक्सी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से दो गैलेक्सीज की जगह पर एक ही गैलेक्सी नजर आती है। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं वो अपने अंदर में छोटी गैलेक्सीज को समा लेते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, जो ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं, जो कि बड़े बड़े गैलेक्सीज के आसपास मौजूद हैं, यानी कि यहां पर हम एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके आसपास जो सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो ड्वार्फ गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी गैलेक्सीज होती हैं वो छोटी गैलेक्सीज को अपने में समा लेती हैं और इस तरीके से वो छोटी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड से डिसअपीयर हो जाती है। तो ऐसी ही घटनाएं लगातार होती रहती हैं जिसके कारण ये जो गैलेक्सीज हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। लेकिन इन गैलेक्सीज का वजूद भी मौजूद होता है, क्योंकि ये जिस गैलेक्सी में समाती हैं या दो गैलेक्सीज मिलकर के जिस तरीके से गैलेक्सी का निर्माण करते हैं तो उससे दोनों तरह की गैलेक्सीज का आकार बढ़ जाता है। भले ही संख्या कम हो जाती है लेकिन गैलेक्सीज का आकार बढ़ जाता है। तो इसी आधार पर ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की सीमाएं अब भी फैल रही है और वो सिकुड़ नहीं रही है, क्योंकि हम जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसी की बात हम कर पाते हैं और यहीं पर मौजूद तमाम आकाश गंगाओं की बात कर पाते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।